गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह प्रेरणा कोचिंग सेंटर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे। और ये भी आशा करता हूं कि कल जो मैंने आपको बताया था, समझाया था, आपने घर पे काफ़ी उसे पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा, देखा होगा। तो आज उसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, कल मैंने आपको सामने जो भी क्वेश्चंस रखे थे वो थोड़े आपके क्वेश्चन पहले के मुकाबले थोड़े से कठिन थे, लेकिन आज जो मैं आपके सामने क्वेश्चन ला रहा हूँ वो थोड़े उससे भी थोड़े हायर होंगे। लेकिन उससे आप पैनिक नहीं होंगे, आराम से उन्हें समझेंगे। मैं भी कोशिश करूंगा आपके सामने कि उन्हें आराम से समझाया जाए, बताया जाए और आपकी सब क्यूरीज दूर की जाए। ठीक है ना बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें आपका लिखा हुआ है 2 to the power 6 into 3 to the power 3 into 5 to the power 5, कॉमा 2 to the power 3 into 2 to the power 3 into 5 to the power 2 into 7 और 2 to the power 4 into 3 to the power 4 into 5 into 7 to the power 2 का मासा ज्ञात कीजिए। देखिए, कल मैंने आपको ऐसा एक क्वेश्चन कराया था, लेकिन जिसमें आपका लासा ज्ञात करना था। आज जबकि आपको क्या ज्ञात करना है? मासा। तो लासा में मैंने आपको बताया था, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो लासा में मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह की संख्याएं आपकी आती हैं तो हमें यह देखना पड़ता है कि जो भी आपके फैक्टर में संख्याएं हैं उनमें पावर किसकी ज्यादा है। जिसकी पावर ज्यादा है, जिसकी घातें ज्यादा है, वही संख्या आपकी लासापा में ले ली जाती थी। परंतु मासापा में ऐसा नहीं हुआ। मासापा में हम क्या करेंगे कि जो नंबर, जो डिजिट्स सभी में मौजूद होंगी और फिर उन पर जो घातें लगी हैं, तो हम यहाँ ये देखेंगे कि उनकी घातें, यानी कि जो भी घातें लगी है उनमें से सबसे छोटी घात कौन सी है। जो सबसे छोटी घात होगी बेटा, मैं फिर कह रहा हूं, जो सबसे छोटी घात होगी वही मासापा में ली जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं 2 की, मैं बात करूं तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, यानी कि 2 की पावर 4, 2 की पावर आपका 3 और 2 की पावर आपकी 6, ये आपके नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें अगर आप देखेंगे तो सबसे छोटा नंबर, यानी कि सबसे छोटी घात जो आपकी है वो आपकी दिखाई दे रही है 2 की पावर 3। तो आपका मासा में सबसे पहले ले लिया जाएगा 2 की पावर 3 इंटू, उसके बाद अगर मैं देखूं तो आप देखेंगे 3 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 4, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें आपका 2 की पावर 3 है, 3 टू दी पावर 4 नहीं है। इसमें दिखाई दे रहा होगा आपका 2 की पावर 3 की पावर 4 नहीं है। थोड़ा बेटा यहां पर आपका थोड़ा यहाँ पे सही करना होगा बेटा। बेटा यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पे आप देखिए 2 की पावर 3 है, यहाँ पे आपका 3 टू दी पावर 3 होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं 3 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर आपका 2, 3 टू दी पावर 4। तो आप देखेंगे कि 3 पे सबसे छोटी पावर आपकी कौन सी चल रही है? 3 टू दी पावर 2। इसी तरह मैं आगे बढ़ूं तो आप देखेंगे 5 की पावर 5, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो सबसे छोटी पावर कौन सी है आपकी? 5, यानी कि 5 की पावर 1। तो यही नंबर आपका मासा में लिया जाएगा, यानी कि आपका मासा बनकर तैयार हो गया 2 की पावर 3, 3 टू दी पावर 2 इंटू 5, यानी कि आपका ऑप्शन ए पूरी तरह से सही है।
उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था थोड़ा, तो ये मैंने सही किया हुआ है। 2 की पावर 6 इंटू 3 टू दी पावर 3, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 टू दी पावर 2 होना चाहिए था, ठीक है ना। तो 3 में आप देख रहे हैं कि सबसे छोटी जो पावर है 3 में वो आपकी 2 है, तो मासा में उसे ही हमने इंक्लूड किया है। तो आपका ये पहला आंसर आपके सामने है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि ए बी और सी तीन संख्याएं हैं तो ए और बी का लासा बी है। यहां बेटा ए होगा, ए और बी का लासा बी है और बी और सी का लासा सी है, तो ए बी सी का लासा क्या होगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई डिजिट्स नहीं दिए, कोई नंबर नहीं दिया है। यहाँ पे अगर नंबर जो दिए गए हैं वो अल्फाबेट के रूप में दिए गए हैं और आपको यहाँ बताना है कि तीनों संख्याएं ए बी और सी का लासा क्या होगा। तो अगर मैं इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो आप देख पाएंगे, आप समझ पाएंगे अच्छी तरह से कि क्या है इस कहने का मतलब। अगर मैं मान लूं, यहां मैं मान लूं, माना ए आपका 2 है, बी आपका 4 है और सी आपका 8 है, तब मैं अगर बात करूं कि 2 व 4 का लासा क्या होगा, तो 2 और 4 का लासा, जैसे कि इसने कहा है कि ए और बी का लासा क्या है बी, ऐसे 2 और 4 का लासा क्या बनेगा आपका 4, और वैसे भी अगर हम निकालें तो 2 और 4 का लासा क्या बनके तैयार होगा 4, ठीक। इसी तरह आगे क्रम में अगर हम बढ़े, 4 व 8 का लासा उसने दिया है, बी और सी का लासा क्या है आपका सी, यानी कि 4 और 8 का लासा क्या होगा आपका 8। फिर अगर वो ये कहता है कि बताइए कि ए बी और सी का लासा क्या होगा, यानी कि 2 4 और 8 का लासा क्या होगा, तो आप ये देख रहे हैं कि 2 4 8 का लासा उसने पूछा है, तो मैंने लासा बताया था। लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो अगर मैं बात करूं 2 4 और 8 में कौन सी ऐसी संख्या होगी जिसमें, वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें 2 का 4 का और 8 का पूरी तरह से भाग चला जाए, तो आप पाएंगे कि वो संख्या आपकी आएगी 8। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि ए बी सी का लासा सी ही होगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी पूरी तरह से सही है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। थोड़ा सा ट्रिकिकल क्वेश्चन था जिसे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैंने बताया कि ए मैंने ले लिया 2, बी ले लिया मैंने 4, सी ले लिया मैंने 8। जहां आपके ए बी सी 3 अल्फाबेट दिए थे उन्हें मैंने नंबर में इंडिकेट कर दिया, ए बी है, बी 4 है, सी आपका 8 है। तो यहां पर बोला गया था ए और बी का लासा बी है, यानी कि ए आपका ये रहा, बी आपका ये रहा, तो ए और बी का लासा कितना है आपका बी, यानी कि 4। ये क्या है आपके पास बी एक तरह से। उसी तरह आगे कहा गया था बी और सी का लासा क्या है आपका सी, तो बी आपका ये रहा और सी आपका ये रहा, तो बी और सी का लासा क्या है आपका ये सी, जिसे हमने सी कहा। तो अब अगर 2 4 8 यानी कि ए बी और सी, इनका अगर मैं लासा लेने की बात कहूं तो लासा इनका क्या आएगा 8, 8 का मतलब क्या आ गया सी। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी तीनों का लासा क्या बनके तैयार होगा सी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 134 159 और 184 को भाग दिए जाने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। बेटा जरा ध्यान से देखें, वह बड़ी से बड़ी संख्या, पॉइंट बी नोटेड, वह बड़ी से बड़ी संख्या, या छोटी से छोटी संख्या की बात नहीं हुई है, यहाँ बात हुई है वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो जैसे ही आपने देखा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या की बात चल रही है तो आप तुरंत समझ जाए क्या आपको मासा निकालना होगा। लेकिन मासा निकालने के साथ साथ कुछ बात नीचे भी दी गई है। उसने कहा है कि प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। अगर आप 134 159 और 184 यानी कि 134 159 और 184 का अगर अभी आप मासापा निकालेंगे तो वो एक ऐसी संख्या निकल कर आएगी जिसका इसमें पूरी तरह भाग
चला जाएगा, यानी कि शेष कुछ नहीं बचेगा। जबकि हमें शेष बच्चों क्या बचाना है, 9। अगर शेष 9 लाना है तो मासा तो निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ सोचना होगा। और वो क्या सोच होगी यहाँ पे जरा देखें। अगर मैं 134 से 9 माइनस कर दूं बेटा, तो आपका कितना आ जाएगा, 125। कितना आ गया, 125। इसी तरह 159 से भी मैं 9 माइनस कर दूं बेटा, तो कितना आ गया, 150। 184 से अगर मैं 9 माइनस कर दूं तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस कर लेते हैं। 5, 14 में से 9 गए, कितने बचे आपके, 5, ये 7 और 1, यानी कि 175 आपका ये माइनस करने पे आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपने देखा जो शेष बच रही थी संख्या, उसे मैंने इसमें से और इसमें से माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद आपको जो नई संख्याएं प्राप्त हुई, वो संख्याएं आपको प्राप्त हुई 125, 150, 175। ये 3 न्यू नंबर आपको प्राप्त हो गए। अब अगर इन तीनों का मैं मासा निकालूं, क्या निकालूं बेटा, मासा। तो आइए मासा निकालते हैं। 125 का भाग दे दूं मैं 150 में, तो 125 का 150 में भाग दूं तो 125 एकम 125, माइनस कर लेते हैं। 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, यानी कि 25 आपके रह गए। अब 25 आपके क्या बन जाएंगे, भाजक, और जो पहले वाला भाजक था वो क्या बन जाएगा, भाज्य। 125 फिर से डिवाइड करते हैं, 25 फिफ्जा 125 होते हैं, रिमाइंडर क्या आ गया बेटा, 0। तो 25 से 125 पूरी तरह से डिवाइड हो गए। अगर मुझसे ये कहा जाए कि 125 और 150 का मासा क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, तो आपका जवाब होगा 25। लेकिन तीसरा नंबर भी मौजूद है, तो अभी आप नहीं कहेंगे कि 25 इसका मासा होगा। अब 25 से 175 भी डिवाइड हम करेंगे। तो 25 से 175 हम डिवाइड करते हैं। तो आप देख रहे हैं 25 7 का कितने होते हैं, 175। रिमाइंडर क्या आ गया आपका, 0। तो आपने देखा 25 से 175 भी पूरी तरह से डिवाइड हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इन नंबरों का जो मासा आएगा वो क्या आएगा आपका, 25, यानी कि 25 से 125, 150, 175 पूरी तरह से डिवाइड होंगी। लेकिन आपको पता है ये संख्याएं तो मैंने बनाई हैं 9 माइनस करके, जबकि एक्चुअल में संख्याएं कौन सी दी है, 134, 159, 184। तो आपका जो ये मासा निकल कर आया, यही आपका ऐसा आंसर है जिसका अगर मैं इन और इन संख्याओं में डिवाइड करूंगा तो हर कीमत पर 9 ही शेष बचेगा। यानी कि 25 से अगर मैं 134, 159, 184 को डिवाइड करूं तो आपका शेष 9 ही बचेगा। अतः हमारा आंसर यानी कि ऑप्शन सी पूरी तरह से सही है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आप सभी को ये क्वेश्चन। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 351, 524 और 697 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा हुआ है। यहां पर इसने क्या कहा है, समान, क्या बोला है बेटा, समान शेष बचे। कैसा शेष बचे, समान शेष बचे, क्योंकि यहां शेष तो उसने कुछ दिया नहीं है कि शेष आपका 9 बचे, 10 बचे, 12 बचे, 15 बचे, ऐसा कुछ नहीं कहा। बस इतना कहा है कि जो बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी ना, उसका जब हम इसमें भाग लगाएं, इसमें भाग लगाएं, इसमें भाग लगाएं, तो भाग लगाने के बाद पूरा पूरा भाग ना जाए, शेष बचे कुछ। लेकिन जो शेष इसके साथ बचे, जो शेष इसके साथ बचे और जो शेष इसके साथ बचे,
वो तीनों से समान हो, अलग अलग ना हो। तो बताना है हमें कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो ये 3 नंबर दिए हैं, इन 3 नंबरों में ही हम आपस में घटाकर ये पता करते हैं कि इन तीनों नंबरों के बीच अंतर क्या आ रहा है। तो जरा ध्यान से देखेंगे, 124 से अगर मैं 351 माइनस करूं तो क्या आता है, आइए देखते हैं। 4 में से 1 गया 3, और 12 में से 5 जाएंगे आपके 7 आ गए, 4 में से 3 गया 1, यानी कि 173 आ गया। 524 में से 351 मैंने घटाए तो 173 आपके प्राप्त हो गए। इसी तरह 697 में से 697 में से अगर 524 में माइनस करूं तब आपका कितना आएगा वो भी घटा के देख लेते हैं। 7 से 4 माइनस किया 3 आ गया, 9 से 2 माइनस किया 7 आ गया, 6 से 5 माइनस किया तो 1 आ गया, यानी कि 173 ये भी बचा। अब 697 से हम 351 भी माइनस करेंगे, 697 माइनस 351, तो 7 से 1 माइनस किया 6 आ गया, 9 से 5 माइनस किया आपका 4 आ गया, 6 से 3 माइनस किया आपका 3 आ गया। तो आपने देखा कि जो यहाँ पर नंबरों का डिफरेंस आ रहा है वो 173, 173, 346, ये इनके बीच का डिफरेंस निकल रहा है। तो अगर इन नंबरों का मैं बच्चों मासा निकालूं तो जो मासा निकल के आएगा वही आपका आंसर ऐसा होगा कि जब उस मासा का इसमें इसमें और इसमें मैं भाग दूंगा तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा। तो इनका अगर मैं मासा निकालूं तो 173 से 346 को डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करते हैं, कितने बार डिवाइड होगा ये भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो 173 टू जा कितना हो गया 346, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो आपने देखा 173 से अगर मैं 346 डिवाइड करूंगा तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0। और 173 से अगर 173 डिवाइड करूंगा तो वो तो आप जानते ही हैं 1 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 173 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को ही डिवाइड करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि वह बड़ी से बड़ी जो संख्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी वो होगी 173, यानी कि आपका ऑप्शन सी पूरी तरह से सही होगा। आपने देखा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकिकल था, थोड़ा सा अलग था, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर ऐसा नहीं दिया था जो आपसे ये कह दे कि भाई इतना शेष बचे। अगर यहाँ नंबर सीधा सीधा होता कि 5 शेष बचे या 10 शेष बचे तो हम पहले ही जैसे करते जैसे हमने पहला अपना क्वेश्चन किया हुआ था, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि समान शेष बचे। तो इसलिए मैंने इन तीनों जो नंबर्स दिए गए हैं इनके बीच के डिफरेंसेस निकाले। ये डिफरेंस क्या होंगे इनके, तो आपने पाया कि 173, 173, 346 ये डिफरेंस निकल कर आएंगे। तो जो ये डिफरेंसेस निकल के आए इन्हीं का मैंने क्या निकाला, मासा। तो मासा कितना निकल के आया 173, और जो ये 173 निकल के आया बेटा यही आपकी वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग अगर इसमें आप देंगे तो हर कीमत पर समान शेष बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही था, सी सही था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बेटा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 2934 और 3254 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्रमशः 11 और 15 शेष बचे। ये नहीं है, और 15 शेष बचे। तो आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जिसमें ये कहा गया है कि अगर उस बड़ी से बड़ी संख्या का इसमें और इसमें मैं डिवाइड करूं, भाग दूं, तो आपका 11 और 15 शेष बचना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपका जो शेष बचने वाली बात है वो आपकी दी गई है कि 11 शेष बचे और कितना 15 शेष बचे। वहां पे ऐसा नहीं दिया गया था। तो जब यहाँ पे ऐसा दिया गया है तो हम क्या करेंगे,
2934 में से माइनस कर लेंगे 11, जो आ जाए वो यहाँ देखेंगे। 4 में से 1 गया बेटा 3, 3 में से 1 गया 2 और 9 और 2। इसी तरह 3254 में से माइनस कर लूंगा 15 माइनस कर लूँ तो 14 में से 5 जाएगा आपका 9, 4 में से 1 गया आपका 3 और 2 3। तो ये आपका नंबर माइनस करने से प्राप्त होता है, यानी कि जो शेष बच रहे हैं उन्हें दी गई संख्याओं में से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब देखिए क्रमशः लिखा है, इंपॉर्टेंट बात है क्रमशः। क्रमशः का मतलब होता है पहले नंबर के लिए ये पहला शेष और दूसरे नंबर के लिए दूसरा शेष। तो उसी तरह मैंने घटा लिया। 2934 में से 11 मैंने माइनस किया तो 2923 आपके बच गए। उसी तरह मैंने 3254 से 15 माइनस किया तो 3239। अब जो ये नंबर आपके आ गए, अब इन नंबरों का हम क्या निकालेंगे बच्चों, मासा। और मासा किस विधि से निकालेंगे, भाग विधि से। मैंने आपको बताया है भाग विधि से। तो भाग विधि से अगर हम यहाँ मासा निकालें तो 2923 से हम डिवाइड करेंगे 3239। तो इससे हम इसे डिवाइड करते हैं तो आप देख रहे हैं ये 2923 से 3239 हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए आपको टेबल करनी होगी और टेबल करने के लिए आपको क्या है 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, अगर टेबल नहीं भी आती है तो मल्टीप्लाई कर करके आप टेबल को बना सकते हैं और देख सकते हैं। तो अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा इसे तो आप देखेंगे ये 1 टाइम्स आपका डिवाइड हो जाएगा 2923। 9 से 3 माइनस किया 6 आ गया, 3 से 2 माइनस किया 1 आ गया, 12 से 9 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 3। 12 से 9 माइनस करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 3। अब 316 से मैं 2923 को डिवाइड करूंगा, ठीक है ना। तो डिवाइड करते हैं इसे 316 9 जा कितना हो जाएंगे जरा देख लेते हैं। 54 के 4 5 9 14 4 एक हासिल और 18 तो 27 और 28। तो आप देख रहे हैं 316 से अगर मैं 9 टाइम्स डिवाइड करूंगा तो 2844 निकल कर आ जाएंगे। ठीक, 9 टाइम्स आपका डिवाइड हो गया 2844। माइनस कर लेते हैं, 13 में से 4 गया 9 बचेगा, 1 रह गया, 11 में से 4 गए 7 आ गए और 8 में से 8 गया 0 0। अब 79 से 316 को डिवाइड कर देते हैं। तो 79 से अगर 316 डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड होंगे, फिर वही बात आपको टेबल निकालनी होगी। तो करते हैं जरा 9 1 9 9 2 18 9 3 17 9 4 36। आई थिंक 79 4 जरा देख लेते हैं 36 3 कैरी 28 29 30 31। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से फोर टाइम्स डिवाइड हो जाएगा आपका 316, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो आपने देखा कि यहाँ पर मासा क्या निकल कर आ गया बेटा 79। तो यानी कि यही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका अगर मैं इसमें और इसमें डिवाइड करूंगा तो इसमें डिवाइड करने के बाद यानी पहले वाले नंबर में हम जब डिवाइड करेंगे तो 11 आपका रिमाइंडर बचेगा और जब दूसरे वाले नंबर में हम डिवाइड करेंगे तो आपका 15 रिमाइंडर बचेगा। यानी कि आपका ऑप्शन डी पूरी तरह से सही है। ठीक है बच्चों, अगर समझ में ना आया हो तो एक बार घर पे फिर से देखना। वैसे उम्मीद मुझे ये है कि आपको ये समझ में आ गया होगा क्योंकि इसी से ही संबंधित आपका पहले वाला क्वेश्चन था जो आप मैंने कराया था, इसमें शेष आपका बचा हुआ था, इसी तरह से कराया गया था। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा भाग पड़ा है
लेकिन वो तो आपको करना होगा बेटा, है ना, क्योंकि हर तरह के नंबर आ सकते हैं, हर तरह की संख्याएं आ सकती हैं, तो भाग तो आपको आने चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? डी। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है कि 3 घंटियां सुबह 7:45 पे एक साथ बजती है। यदि वे क्रम से 5, 6 और 8 मिनट के अंतराल पर बजती है तो वे कितने बजे फिर एक साथ बजेंगी? देखिए, कल मैंने ये क्वेश्चन इस तरह का कराया था, लेकिन उसमें ये नहीं दिया था कि एक साथ पहले कितने बजे बज गई और फिर दोबारा कितने बजे बजेगी। तो जरा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो 5, 6 और 8 इनका हमें क्या निकालना होगा? लासा। क्या निकालना होगा? लासा। तो इनका लासा निकालने के लिए हम क्या उभयनिष्ठ भाग विधि अपनाएंगे? कौन सी? उभयनिष्ठ भाग विधि। तो यहां से हम लासा निकालते हैं। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 5 आपके वैसे ही, 3 आपके वैसे ही, 2 दूनी 4, 5, 3, 1। अब 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 1, और अब 5 से, 5 1 जा 5, 1 1। तो जब 1 1 नीचे आ जाए तो डिवाइड देना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। अब इनके अगर मैं गुणा कर लूं तो इनका गुणा करने पे क्या लासा निकलेगा? जरा देख लेते हैं बच्चों। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा 120, 120 मिनट। कितना आ गया? 120 मिनट। यानी कि वो 120 मिनट बाद एक साथ फिर से बजेंगी। लेकिन 120 मिनट का मतलब क्या हुआ? आप देख रहे हैं ऑप्शन में कहीं 120 मिनट नहीं दिया है, यहाँ पर वो समय दिया है जिस समय पर ये घंटियां दोबारा एक साथ बजेंगी। तो आप देख रहे हैं कि 120 मिनट, और आपको कल मैंने बताया था कि मिनट को घंटे में अगर बदलना हो तो बच्चों क्या करते हैं? आपको पता होना चाहिए कि जब भी मिनट को घंटे में बदलना होता है तो 60 से 60 से डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिवाइड। तो 60 2 जा 120, यानी कि 2 घंटा। कितना? 2 घंटा निकल आया। कितना निकल आया? 2 घंटा। तो पहले घंटियां कितने बजे बजी थी? 7:45 पर बजी थी पहले घंटियां। और दोबारा में घंटियां कितने समय बाद बजेंगी? 2 घंटे बाद। तो अगर मैं इसमें 2 घंटे जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? 9:45। क्या हो जाएगा? 9:45। लेकिन एक और बहुत ही आपकी घूमी हुई बात दी है, एक 9:45 ये दिया है, एक 9:45 ये दिया, लेकिन इनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात छुपी है। वो छुपी ये है अपराहन पूर्वाहन। क्योंकि बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये कहते हैं कि सर मेरा 9:45 तो निकल के आया था, लेकिन वहां 2 जवाब दिए हुए थे, एक 9:45 पूर्वाहन था, एक 9:45 अपराहन था। तो आप जरा गौर से देखें कि सुबह 7:45 पे घंटियां बजी थी, सुबह 7:45 पे घंटियां बजी थी, और फिर बाद में घंटियां कितने घंटे बाद बज रही हैं? 2 घंटे बाद। तो अगर 2 घंटे उसमें ऐड कर देंगे तो आप जानते हैं कि जो 9:45 बजेंगे वो काय के बजेंगे? सुबह ही बजेंगे कि आपके रात में बजेंगे? तो आप समझदार है बेटा। कितने? 9:45 क्या होगा? पूर्वाहन। क्या होगा? पूर्वाहन। यानी कि आपका ऑप्शन डी पूरी तरह से सही है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है भाई, एक वृत्ताकार पथ है, ये रहा आपका पथ, जे लीजिए, बना लिया एक वृत्ताकार पथ। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यानी कि इस मैदान का अगर चक्कर सोनिया लगा रही है तो सोनिया ने यहां से चलना प्रारंभ किया, यहां से, और चलने पर उसने जब अपना एक चक्कर लगाया, एक चक्कर लगाया, क्या लगाया बेटा? एक चक्कर उसने जब लगाया तो एक चक्कर लगाने पर उसे कितने मिनट लगे? 18 मिनट। 18 मिनट। कितने मिनट लगे? 18 मिनट। 1 मिनट।
कितने मिनट लगे? 18 मिनट। और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लग रहे हैं? 12 मिनट। 12 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, अगर थोड़ा सा बताया जाए कि जब सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि सोनिया इस व्रत पर धीमे धीमे दौड़ रही है, और रवि को 12 मिनट लग रहे हैं तो रवि थोड़ा तेज दौड़ रहा है। तो अब वो ये कह रहा है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान की ओर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? यानी कि वो समय क्या होगा जिस समय ये दोनों लोग एक साथ एक जगह मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? 18 और 12 का लासा निकालना होगा। क्या निकालना होगा बच्चों? लासा। तो 18 और 12 का हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? लासा। तो लासा निकालने के लिए आप सभी को मालूम है, अब आपको 2 निम 18, 2 9 18, 2 6 12, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, then 2 2 1 2। तो अगर मैं इसका लासा निकालूं तो इसका लासा निकल के आ गया 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36, 36 मिनट। कितना आ गया बेटा? 36 मिनट। यानी कि दोनों लोग 36 मिनट बाद एक साथ फिर से एक जगह पर आ जाएंगे। तो आपका ऑप्शन बी पूरी तरह से सही है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आपका आगे का आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है 15, 45 और 90। 15, 45 और 90 के मासा और लासा के बीच अनुपात ज्ञात करो। अनुपात ज्ञात करना, रेशियो अनुपात। लासा मासा के बाद जो आपका टॉपिक आएगा, ऐसे तो बहुत से टॉपिक आएंगे, आपका परसेंटेज भी आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी आएगा, रेशियो भी आएगा। तो रेशियो क्या होगा उस समय जब हम रेशियो टॉपिक पढ़ाएंगे तो उस समय आपको डिटेल से बताएंगे कि रेशियो क्या होता है। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझें कि 15, 45 और 90 के मासा और लासा के बीच अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अनुपात। तो अनुपात जो यहाँ पे ज्ञात होगा वो किसके बीच ज्ञात करना है आपको? मासा और लासा के बीच। तो सबसे पहले हम 15, 45 और 90 का मासा पता कर लें। क्या पता कर लें बेटा? मासा। 15, 45 और 90 का क्या पता कर लें हम? मासा। तो अगर 15, 45 और 90 का मासा पता करेंगे तो मासा के लिए मैंने आपको बताया था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो अगर आप देखें कि बिना कलम चलाए, बिना पेन चलाए, थोड़ा दिमाग लगाएं तो आप मासा ओरली यहाँ पे पता कर सकते हैं कि 15, 45 और 90 का मासा क्या होगा। तो आप देख रहे हैं 15, 45 और 90 का मासा क्या होगा बेटा? 15। कितना होगा? 15। क्योंकि 15 ही एक ऐसी संख्या है जिससे 15, 45 और 90 पूरे पूरे कट जाएंगे। ठीक है। इसी तरह मैं बात करूं 15, 45 और 90 के लासा की। 15, 45 और 90 का लासा में निकालना, तो लासा के लिए भी मैंने बताया हुआ है छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो अगर आप यहां पे भी दिमाग लगाएं तो वो कौन सी ऐसी छोटी संख्या होगी जिसमें 15 से भी भाग चला जाए, 45 से भी भाग चला जाए और 90 से भी भाग चला जाए? वो कौन सी संख्या होगी? 90। कौन सी? 90। तो लासा भी आपके पास है, मासा भी आपके पास है। अब तुम्हें क्या निकालना है बेटा? अनुपात। और अनुपात किसके बीच निकालना है आपको? अनुपात निकालना है मासा अपॉन लासा। तो मासा आपके पास है 15 और लासा आपके पास है 90। अब इन्हें आप डिवाइड भी कर सकते हो। 15 1 जा 15, 15 6 जा 90, तो 1:6।
यानी कि आपका ऑप्शन सी पूरी तरह से सही है। तो आप देख रहे हैं कि अनुपात कितना आ गया, 1:6। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सी। आप देखिए कि क्वेश्चन कितना आसान था, भले ही अनुपात दिया था लेकिन क्वेश्चन इतना कठिन नहीं था। इसका अर्थ यह है कि अगर क्वेश्चनों को ढंग से समझा जाए, देखा जाए, तो हर क्वेश्चन आसान ही है। बस थोड़ा समझने पे आप जोर दें कि क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। तो इस तरह आपका आंसर क्या आ गया, 1:6। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्याएं 7:9 के अनुपात में हैं और उनके बीच का अंतर 10 है। क्वेश्चन थोड़ा घूम गया बेटा, ध्यान से देखना। दो संख्याएं 7:9 के अनुपात में है और उनके बीच का अंतर 10 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। हमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अब प्रॉब्लम यहां यह है कि दो संख्याएं अनुपात में दी है, दो संख्याएं एक्चुअल क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें अंतर मालूम है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 10। और दो संख्याओं का अनुपात हमें मालूम है 7:9, ये अनुपात में दिया है, लेकिन क्या है वो संख्या हमें नहीं मालूम। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हमें कभी भी अनुपात खत्म करना होता है तो एक अनुपाती गुणांक मान लिया जाता है। तो अगर मैं मान लूं पहली संख्या आपकी 7 अनुपात में दी है, दूसरी संख्या आपकी 9 अनुपात में दी है, और इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना दिया हुआ है, 10। कितना दिया हुआ है, 10। कितना दिया अंतर, 10। तो आपको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो मैं मान लूं कि आपकी पहली संख्या 7x और दूसरी संख्या 9x है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बड़ी कौन सी संख्या है, तो ये आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि 9x 7x से कैसी है, बड़ी। तो 9x में से अगर मैं 7x माइनस कर दूं तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 10 के, क्योंकि अंतर कितना दिया है, 10। तो आपके पास यहाँ कितना बचेगा, 2x = 10, 2 5 10। तो x कितना आ गया, 5। इसका मतलब क्या हो गया कि ये x का मुझे मान प्राप्त हो गया। तो अब यहां पर आप बड़ी संख्या को बड़ी ही आसानी से, बड़ी संख्या को बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। 9 × 5, 9 5 45। तो बड़ी संख्या आपकी कौन सी होगी, 45। यानी कि ऑप्शन आपका बी पूरी तरह से सही। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं और उनका गुणनफल 5120 है। इन दो संख्याओं का मासा ज्ञात करो। मतलब क्या हुआ इसका, इसका यह है कि दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल 5120 है। उनका गुणनफल कितना है, 5120। तो इन दो संख्याओं का मासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, मासा ज्ञात करना है। तो वैसे अगर इसे मैं चाहूं तो एक बेसिक तरीके से भी कर सकता हूं और इसे एक शॉर्टकट मेथड से भी कर सकता हूं। शॉर्टकट मेथड आपका ये कहता है इसमें कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 5120, और दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 4:5। अगर मैं इन अनुपातों का आपस में गुणा कर लूं तो कितना आ गया, 20। कितना आ गया, 20। और 20 से 5120 को डिवाइड कर दूं, यानी कि 5120 में मैं 20 से क्या दे दूं, भाग। तो भाग देने पर आपका क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 256। भाग देने के बाद जो आपको भागफल 256 प्राप्त हुआ है, अगर मैं उसका स्क्वायर रूट निकाल लूं, मतलब वर्गमूल निकाल लूं, तो वर्गमूल कितना आएगा, 16। तो ये जो 16 निकल के आया बेटा, यही आपका इन दो संख्याओं का मासा होगा। यानी कि ऑप्शन बी पूरी तरह से सही है। तो ये आपका एक शॉर्टकट मेथड था इसे निकालने का। लेकिन अगर एक बेसिक बात की जाए तो वही हम अगर एक कोफिशिएंट यानी कि अनुपात को खत्म करके एक x मान लिया जाए तो पहली संख्या क्या आ जाएगी आपके पास, 4x, दूसरी क्या आ जाएगी, 5x, और इनका मल्टीप्लाई कितना दिया है, 5120। तो इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 20x² = 5120।
देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5120 अपॉन 20, डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ गया 256। और आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है 256, और स्क्वायर यहां से अगर मैं हटाऊंगा तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट। तो 256 का अगर स्क्वायर रूट निकालूंगा तो कितना निकल के आ जाएगा 16, कितना निकल आया 16। यानी कि 16 ऐसा कॉमन नंबर है इन संख्याओं में जो 4 यानी कि पहली संख्या में भी होगा और दूसरी संख्या में भी होगा, हमेशा यही होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका आंसर x इक्वल टू 16 पूरी तरह से सही है। अब आपका अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 28 गुना है। दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 28 गुना है। इन दोनों संख्याओं के लासा और मासा का योग 1740 है। यदि पहली संख्या 240 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्या कह रहा है जरा इसके बारे में समझते हैं। लासा को अगर हम L से इंडिकेट कर लें और मासा को बेटा H से इंडिकेट कर लें, तो वो ये कह रहा है लासा उनके मासा का 28 गुना है। ये लासा मासा से 28 गुना है, तो बैलेंस करने के लिए इसे 28 गुना कर लेते हैं। कोई दिक्कत, दोनों तरफ बैलेंसिंग हो गई, यानी कि तराजू दोनों तरफ बैलेंस हो गए। अगर 28 इधर कर देते तो तराजू इधर झुक जाता, इसलिए मैंने क्या किया कि लासा ऑलरेडी 28 गुना है मासा से, तो हमने मासा को 28 गुना कर लिया, तो दोनों बैलेंस में हो गए। तो L इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 28H। अब क्या कह रहा है वो, इन दोनों संख्याओं के लासा और मासा का योग 1740 है, यानी कि लासा और मासा का योग कितना है 1740। अब आप देख रहे हैं L किसके बराबर है 28H के, तो L हटा दूं 28H लगा दूं और ये H है ही, तो 1740 हो जाएगा ना बेटा। तो 28H और 1H कितने हो गए 29H और 1740, तो H इज इक्वल टू 1740 बटे 29। अब 29 से इसे हम क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। 29 के पाड़े से देख लेते हैं कि किसमें 174 आ जाते हैं। 8 9 के 27 9 चौक 36 9 पंजे 42 9 छक्के 54, ठीक है। 29 सिक्सा देखते हैं, 4 5 कैरी 6 दूनी 12 और 5 कितना हो गए 17, यानी कि 29 सिक्सा हो गए आपके डिवाइड, यानी कि H कितना निकल आया 60। तो उसने पूछा क्या है, अब H 60 निकला है बेटा, क्या 60 निकला है H का मतलब मासा 60 निकल आया, तो L क्या निकलेगा, L निकलेगा 28 इंटू 60, ये L निकल आया, क्योंकि L किसके बराबर है 28H की। आप देख रहे हो, शुरुआत में ही देख रहे हो, L किसके बराबर है 28H की, तो H का मान कितना निकल आया है 60 यहाँ पे पुटअप कर दो, रख दो, तो L बराबर कितना आ गया 28 गुणा 60। तो L आपके पास है, H आपके पास है और पहली संख्या भी आपके पास है। अब हमें क्या निकालना है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है बेटा मासा गुणा लासा बटे पहली संख्या। तो मासा मैंने निकाल रखा है, कितना आ गया बेटा 60, और लासा आपके पास कितना आ गया है 28 इंटू 60 अपॉन पहली संख्या आपकी कितनी दी हुई है 240। काट लेते हैं इसे, 0 से 0 गया, 6 चौक 24 4 सत्ते 28 7 6 42, 420 आपकी दूसरी संख्या निकलकर आ गई, यानी कि आपका ऑप्शन सी पूरी तरह से सही है। तो आपने देखा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, लेकिन वही ये बात है कि अगर आपको समझ में आ गया है तो कोई अलग नहीं, कोई कठिन नहीं, सो सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा दूसरी संख्या कितनी निकल के आ गई 420, तो ऑप्शन आपका सी पूरी तरह से सही है। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि 4 घंटियां क्रम से 4, 8 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे सुबह 10 बजे एक साथ बजती हैं
तो दोपहर 12 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेंगी, कितनी बार एक साथ बजेंगी, ये पूछ रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घूम गया है, ये उस जैसा तो है लेकिन थोड़ा सा अलग। ये कह रहा है कि 4 घंटियां 4, 8 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो इनका तो लासा निकाल लेते हैं हम। 4, 8 और 18, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 नेम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 9 और 2 एकम 2 और ये 9 आ गए। 1 1 3 3 जा 9 1। तो अगर मैं इनका लासा निकालूं तो 3 3 का 9, दूनी 18, दूनी 36, दूनी 72, 72 सेकंड आ गया बेटा। क्या आ गया? 72 सेकंड। यानी कि 72 सेकंड बाद वो पुनः एक साथ बजेंगी। लेकिन उसने बात कुछ और पूछ रखी है। उसने कहा कि ये घंटियां सुबह 10 बजे बजी थी एक साथ, तो अब वो ये कह रहा है कि वे दोपहर 12 बजे तक कितनी बार एक साथ बज जाएंगी। तो अगर मैं बात करूं 10 से 12 बजे तक की, तो इनके बीच समय अंतराल कितना हुआ बेटा? समय अंतराल कितना हुआ? 2 घंटा। कितना हुआ? 2 घंटा। और आप जानते हो कि 2 घंटे में अगर मैं सेकंडों की बात करूं तो 1 घंटे में आपकी कितनी सेकंड होती है बेटा? 3600। कितनी? 3600। तो आप जानते हो कि 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है आपकी? 3600। तो 2 घंटे में कितनी हो जाएगी बेटा? 7200 सेकंड। कितनी? 7200 सेकंड। अब आप देख रहे हैं 72 सेकंड बाद वो पुनः एक साथ बजी, तो वो ये कह रहा है कि 7200 सेकंड बाद वो कितनी बार एक साथ बज चुकी होंगी। तो मैं अगर 72 का 7200 में भाग दे दूं तो आपका कितना आ जाएगा बेटा? 100। यानी कि वो घंटियां 100 बार इन 2 घंटों में, इन 2 घंटों में, पॉइंट भी नोटेड बेटा, इन 2 घंटों में वो 100 बार एक साथ बज जाएंगी। यानी कि ऑप्शन आपका बी पूरी तरह से सही है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे, अच्छा भी लगा होगा आपको सुनकर, समझकर। और आप लोग इन क्वेश्चनों को घर पे दोबारा देखें, प्रैक्टिस करें और अच्छी तरह समझें। तो आज के लिए इतना ही। कल आपके सामने कुछ क्वेश्चंस और लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें। ओके।